तीन चार विभिन्न मुद्दों पर हम हमारी टिप्पणी देंगे। दो मुद्दों की टिप्पणी जो है वो मैंने प्रेस नोट में है, पहले वो कहूँगा, फिर दो तीन मुद्दे हैं कि जिस पे तुरंत अभी है तो बताऊँगा और फिर सवाल भी लूँगा। रिजर्व बैंक ने कल ब्याज दरें और बढ़ाई है। ये महंगाई को रोकने का सफल प्रयास नहीं है। लगता है कि मनमोहन सिंह और चिदंबरम, इनके पास दर्शन की भी कमी है, दर्शन की भी कमी है और देश के आर्थिक चित्र के बारे में कल्पनाएं भी कमी है। The recent increase in bank rate and continuous increase in repo rate and reverse repo rate and CRR by RBI on umpteen occasions in last 10 years of UPA regime have actually become counterproductive. Instead of arresting the prices, it is arresting the growth. They are only squeezing the demand. वो केवल मांग को कम कर रहे हैं। जो सप्लाई साइड इश्यूज, जो आपूर्ति की बात है, वो नहीं कर रहे हैं। They are not addressing the supply side issues. And therefore, now it is very clear that the government which doesn't address the supply side issues goes on continuously for only squeezing the demand by raising the interest rates is bankrupt with ideas. It is the bankruptcy of ideas on part of Manmohan Singh and Chidambaram about the revival of the economy and about managing the inflation. And therefore, yesterday's increase in rate will be counterproductive. It has already increased the EMIs. It will increase prices further because the finance cost goes up of all products, all services. When the finance cost goes up, the prices rise and the export suffers. जब भी रिजर्व बैंक ब्याज की दरें बढ़ाता है तो केवल मांग को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब सरकार आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं करती, महंगाई पर परिणाम नहीं होता है और इसके कारण वित्तीय जो कीमत है, ब्याज दरें बढ़ने से लागत का खर्चा बढ़ता है, सभी कीमतों पर विपरीत परिणाम होता है, कीमतें बढ़ती है और निर्यात पर विपरीत परिणाम होता है, निर्यात घटता है, बिकॉज यू लूज द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। और ये रिजर्व बैंक का जो सारे कदम है, ये यही दर्शाता है कि अब यूपीए सरकार, जो कि मनमोहन सिंह और चिदंबरम जी के अर्थशास्त्री दोनों खुद को कहते हैं, लेकिन वो पूरे विफल रहे हैं, पूरे फेल रहे हैं और इसलिए ये कदम जनता के विरोध में है। दूसरी बात है कि आज सरकार रियायती दरों पर मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 करने वाली है। अब सरकार क्या चाहती है कि उस पर क्या जनता ताली बजाएगी? क्या जनता इनको शाबाशी देगी? लोग पूछ रहे हैं कि ये पहले अनगिनत मिलते थे, जितनी जरूरत है उतने सिलेंडर रियायत दरों में अटल जी के सरकार में मिलते थे। 2011 तक मिलते थे, जुलाई में 2012 जुलाई तक, और 6 किसने किए? लोग पूछ रहे हैं कि आज 12 की बात कर रहे हो, लेकिन 6 किए किसने? वो पाप आपका है, ये पाप कांग्रेस का है।
जो भी जरूरतमंद एलपीजी सिलेंडर्स थे वो रियायती दरों पर मिलते थे, उसको 6 तक कम करने का पाप कांग्रेस का है। अब वो चाहते हैं कि 6 का 9 किया तो लोग ताली बजाएंगे, और 9 का 12 अगर राहुल जी ने कहा और सरकार ने किया तो लोग शाबाशी देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। लोग भूलते भी नहीं, लोग मूर्ख भी नहीं, और लोग क्षमा भी इस पर करेंगे नहीं, क्योंकि महंगाई रोज मारती है लोगों को। और दोनों का मैं जरा एनडीए का समय याद दिलाता हूं। जब एनडीए ने सरकार छोड़ी थी 2004 में, तो गैस की कीमत 244 रुपया थी। आज रियायती दर भी 415 हो गया है, और बाजार में तो अब रियायत पे आपको मिलता नहीं है। आपको बाजार भाव में 1241 रुपए में इस महीने में गैस लेना पड़ता है। अब वो हवाला देते हैं कि आपके बैंक खाते में फर्क जमा होगा, कितने का होता भगवान जाने। मुझे तो बहुत कम मिले, लगभग नहीं मिले। कहाँ मिलते सर? 1241 रुपये आपको देना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1241 ही भरते। आप भी कमाल करते हो सर, आपको पता है नहीं मिलती है, हर एक का किराया देना पड़ता है। तो ये मुद्दा है कि एलपीजी, मैं आपकी समस्या को उजागर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही चल रहा है, जनता की समस्याओं का उजागर करें। सो दीज आर द टू इश्यूज where the LPG cylinders government wants, and tom-tomming that now Rahul Gandhi has declared and has made 12 subsidized cylinders from 9. He has increased by 3. Does Congress expect that people will pad Congress for this? No. They won't forgive, they won't forget. People are not fool. They are raising one basic issue. Now you are taking credit for raising it from 6 to 9 and 9 to 12, but who brought it to 6? It is the Congress party. It was not some other government. It was your government which brought, which were the subsidized LPG till July 12 were available as per the requirement of the family. You curtailed it to 6. That was anti-people decision. And now you want credit for raising it from 6 to 9 and 9 to 12. People are not going to give that. And when Atalji demitted office, it was 244. Now even the subsidized gas is 415. And actually people have to purchase in 1,241. It's 1,000 rupees increase. It's 1,000 rupees increase since NDA period in the LPG gas price. 1,000 rupees. And DBT doesn't know whether it goes to bank or not. Even in the RBI case, Atalji brought a low interest rate regime where the bank rates were 6%. Now you have taken it to 9%. So the lending rate effectively has gone up to 16%, 17%. Earlier they were 12%. So that was making real benefit to the industry, nation and exports, and raised employment opportunities. Now that all has gone in the regime of मनमोहन सिंह एंड चिदम्बरम. आज दिल्ली में सिखों का, ये 2 पर मेरा प्रेस का स्टेटमेंट है, अभी जो बोल रहा हूँ वो नहीं है. राहुल गांधी जी के बयान पर भड़के सिख लोगों ने जो प्रदर्शन आज दिल्ली में किए हैं, उनकी भावना समझी जा सकती है, उनका गुस्सा सही है. 30 साल के बाद भी अगर 3 लोगों को भी सजा नहीं होती है, और अगर राहुल गांधी झूठ पे झूठ कहते हैं कि हमने उस 84 में दंगे रोकने की कोशिश की, वो दंगे नहीं थे. दंगों में दोनों आमने सामने आकर लड़ाई होती है.
ये दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था, एक तरफा नरसंहार था, कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समर्थन किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। विज्ञान कहता है कि जब धरती हिलती है तब पेड़ गिरते हैं। ये विज्ञान के विरोध में जाकर वो समर्थन कर रहे थे, और उसका समर्थन आज राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसकी दुहाई देकर कहते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं की। आपने दिल्ली में सिखों को जिंदा जलाया और जलने दिया। ये कांग्रेस का पाप है, और 84 का हिसाब, 84 का जवाब कांग्रेस को देना ही पड़ेगा। और जब उनके पास कोई आइडिया नहीं होती तब जाके वो गुजरात गुजरात चिल्लाते। गुजरात की सारी कथा ही अलग है। 12 साल में दंगा नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूँ। 2002 में पुलिस ने 10,000 राउंड्स फायर किए। दिल्ली में एक राउंड भी फायर नहीं हुआ। फर्क चाहिए ना। गुजरात में 199 दंगाई पुलिस के गोली के हत्थे चढ़े। यहाँ गोली चली ही नहीं तो कोई दोषी को कुछ हुआ नहीं, पुलिस ने लाठी भी नहीं भांजी। ये फर्क है। गुजरात दंगों का, वो दंगे थे, ये नरसंहार थे, ये फर्क है। गुजरात दंगों का किसी ने समर्थन नहीं किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगे। लेकिन दिल्ली में नरसंहार का समर्थन किया खुद प्रधानमंत्री ने। ये फर्क है, और इसलिए कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। लोग मांगेंगे चुनाव में। आज तमिलनाडु के और 40 से ज़्यादा मछुआरों को श्रीलंका के सेना ने गिरफ्तार किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये भारत सरकार की भी नाकामी है, और ये श्रीलंका सरकार की भी उद्दंडता है। We condemn the arrest of more than 40 fishermen of Tamil Nadu today by the Sri Lankan army, because after continuous dialogue also Government of India has failed to give any justice to the fishermen. They are rounded up regularly. They are put in jail for many months, and they are being tortured. So this is a very important issue, and we condemn this action and condemn the failure of the UPA government to give justice to the Tamil Nadu fishermen. As far as Sikh rights is concerned, I said that Rahul Gandhi must apologize, because he narrated 84 and Gujarat. It was a total falsehood. There is no comparison. Gujarat was an unfortunate riot. Delhi was a one-sided massacre. Nobody justified Gujarat's unfortunate riots. The then Prime Minister Rajiv Gandhi justified it by saying that when the big tree fails, earth trembles. This is exactly opposite of what science says. Science says that when the earth tremors, the big trees fail. And there were 10,000 bullets were fired on rioters. 199 got killed. Here, not a single bullet was fired. Not even lathi wielded. Army was at a call's notice, but nobody called army for 3 days. It allowed the pogrom, the only pogrom after independence, to continue for 3 days, and thousands of Sikhs were burnt alive. So today, why Sikhs are protesting is justified. Their anger can be understood. Today
Telangana, the Andhra Pradesh Assembly has resolved to reject the Telangana bill, reorganization Andhra Pradesh bill. Our stand is very clear. We want bifurcation of states to happen peacefully. We want concerns of the Simandhra regions also to be considered simultaneously. But a separate state of Telangana, which was betrayed by Congress for 56 years, even still today their own chief minister has again betrayed it. And therefore, we are firm on our commitment, we are firm on our stand. Atalji showcased how to bifurcate, and Congress is showing how not to bifurcate. That's the difference. मेरे तरफ से इतना ही था. हाँ, तेलंगाना राज्य निर्माण का जो बिल राष्ट्रपति महोदय ने आंध्र प्रदेश असेंबली में भेजा था, वो शोर शराबे में आज वहाँ नामंजूर किया गया, ऐसी खबरें हैं. भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अटल जी ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे नए राज्यों का निर्माण करे सौहार्दता से, और कांग्रेस अब मिसाल पेश कर रही है कि कैसे दोनों मुल्कों में झगड़ा करा के विषय को बिगाड़ा जा सकता है. ये कांग्रेस कह रही है, दर्शा रही है. और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका पर कायम है. हम स्वतंत्र तेलंगाना के पक्ष में है, और हम उसी के साथ साथ जो सीमांध्र की समस्याएं हैं उसका भी समाधान करना चाहिए, ये हम मानते हैं. हमारी भूमिका देश के हित में है और पहले दिन से है. हम एक ही पार्टी है जो वैजाग में, हैदराबाद में और दिल्ली में एक ही भाषा बोलते हैं. कांग्रेस जैसा हर जगह अलग अलग भाषा बोलने वाले और प्रदर्शन करने वाले और अपने ही सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव रखने वाला ये जो दृश्य हम देखते हैं, ऐसा हमारा नहीं है. जी, हम नहीं भूले. नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 12 साल लगातार एक द्वेषपूर्ण मोदी विरोधी मुहिम कांग्रेस और उनके एजेंटों के द्वारा चलाई गई, और इसलिए लोगों को लगता है कि गुजरात का दंगा अचानक हुआ. वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगा, कोई भी दंगा हो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और एक भी जान जाए तो वो गलत है. जो हमला हुआ ट्रेन पर गोधरा में और जिस तरह से जलाए गए, अब उस पर लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको किसी ने नहीं स्वीकार किया. वो जो नतीजे पर पहुंचे कि वो अंदर से ही आग लगी, किसी ने माना भी नहीं उसको. आम आदमी पार्टी का एक अच्छा ये है कि वो खुद को ही सर्टिफिकेट देते हैं, और उनको लगता है वो जो बोलेंगे वही सही है. जनता देख रही है, जनता देख रही है. द केजरीवाल गवर्नमेंट हैज बिकम ए सेल्फ सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट. If self-certifies on everything, if you make any allegation, they declare that this is not true. If they have to make a U-turn, they resort to SMS voting. They give first figures. Now today they have first their accounts also. And here's plagiarism
वो तो किताब में भी, जो किताब की भी चोरी करता है, जो किताब की चोरी करता है और वो जो हिसाब में हेरा फेरी करता है, उसके बारे में हम क्या कहें? स्वराज आज आया है, पेपर पढ़ो, स्वराज बाय अरविंद केजरीवाल, वो जो मूल लेखक है नोएडा के, उन्होंने सारा दिया है, आप भी पढ़ते जाओ यार। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, की कोई भी 370 धारा को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी ने तो जम्मू में जाकर उमर अब्दुल्ला को ये कहा और पूछा कि क्या 370 धारा से जम्मू कश्मीर के आम आदमी को फायदा हुआ है? आज उसको अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड को, ट्राइबल को, बाकी शेड्यूल कास्ट को, आज अगर पंचायतों को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो क्या 370 उनके लिए लाभकारी हुआ है? उसकी चर्चा तो करो। वो चर्चा के लिए भी वो तैयार नहीं है। वो पहले बताए, मोदी जी ने पूछे सवाल का जवाब दीजिए उमर जी। मिस्टर उमर अब्दुल्ला इज नाउ सेइंग दैट नोबडी कैन repeal Article 370. We are asking one basic question. The Narendra Modi, who has raised very valid issues about 370 and has raised a question to Omar Abdullah, has directed a posal to him that whether you are ready to discuss whether the 370 has benefited the common man of Jammu Kashmir or has not benefited the Jammu Kashmir Awam. This is the question which Modi ji raised. Mr. Abdullah, instead of telling something absurd, please answer the question raised by Modi. I think over. Huh. ऐसा है, नीतीश के साथियों को भी अब पता चलने लगा कि स्थिति क्या है।